देखिए, अभी हम लोगों ने जस्ट पिछले वीडियो में पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, और उसका एक एग्जाम्पल भी किया था सिंपल पेंडुलम। इस बार हम लोग को करना है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। तो डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या है, पहले कंडीशन समझिएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या था और डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने कहा था कि कोई ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक तब कहेंगे जब ऑसिलेट करने वाले पार्टिकल पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। कोई पार्टिकल के मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक तब कहेंगे जब पार्टिकल के ऑसिलेशन पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। अब यह रीस्टोरिंग फोर्स के नेचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। रीस्टोरिंग फोर्स का नेचर कैसा है, तो यह डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, यह डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है। लेकिन अब ये थोड़ा समझना वाला बात है कि कोई भी पार्टिकल अगर किसी मीडियम में ऑसिलेट करता है तो मीडियम तो उस पर एक रेजिस्टेंस का फोर्स लगाएगा, है ना। अब दरअसल कोई भी पार्टिकल अगर किसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो मीडियम हमेशा ही उस पर एक रेजिस्टेंस का फोर्स ऑफर करता है। अभी रेजिस्टेंस फोर्स को आप लोग भी फील किए होंगे, जैसे आप लोग साइकिल सब लोग चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, आप भी चलाते हैं। जब आप साइकिल चलाते हैं तो आप फील किए होइएगा कि साइकिल का स्पीड जितना ज्यादा है आप पर हवा का प्रेशर उतना ही ज्यादा लगता है। नहीं, गाड़ी तेज चलाते हैं तो हवा भी हमको तेज लगता है, दैट मीन्स कि हवा भी हम पर एक फोर्स लगा रहा है। तो जो फोर्स हवा लगाएगा उसको हम एयर रेजिस्टेंस कहेंगे। तो फोर्स हवा हम पर लगाएगा वह कहलाएगा एयर रेजिस्टेंस, और यह एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तभी ना आप कहते हैं कि जितना तेजी से हम साइकिल चलाते हैं सर उतनी ही तेजी से हमको हवा भी लगता है। तो दरअसल अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक करना चाहता है किसी मटेरियलिस्टिक मीडियम में, तो मटेरियल उस पर एक फोर्स लगाता है ना। वह फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होता है। वह फोर्स कौन सा होता है, वह फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होता है। तो वह वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स को हम कहते हैं डैम्पिंग फोर्स। वह वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स को हम क्या कहते हैं, डैम्पिंग फोर्स। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको हम डिफाइन करते हैं इस प्रकार से, लिखते हैं व्हेन अ पार्टिकल does simple harmonic motion in मटेरियल मीडियम में कोई पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, देन देयर इज ए मोशन अपोजिंग फोर्स always acts on the particle due to मटेरियल मीडियम के द्वारा या मटेरियल मीडियम के कारण हमेशा ही जो है पार्टिकल पर एक मोशन अपोजिंग फोर्स लगता है। दैट फोर्स इज वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। यह फोर्स कैसा होता, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होता। इसी को हम लोग कहते हैं कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स, है ना। इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, डैम्पिंग फोर्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं एयर रेजिस्टेंस। अगर हवा में आप पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन कराएंगे तो एयर के द्वारा एक फोर्स ऑफर होगा जिसको आप कहिएगा एयर रेजिस्टेंस। अगर आप पानी में कराते हैं, है ना, तो पानी के द्वारा जो डैम्पिंग फोर्स होगा वो होगा विस्कस फोर्स, है ना, एक्सेट्रा। इसी तरह का और भी हो सकता है अगर कोई दूसरा मीडियम रहा तो। जनरली एयर रेजिस्टेंस और विस्कस फोर्स होता है है ना। तो हम कह रहे कि अगर कोई पार्टिकल किसी मटेरियल मीडियम में सिंपल हार्मोनिक मोशन करना चाहता है तो मटेरियल उस पर क्या करता है, एक मोशन अपोजिंग फोर्स लगाता है। उसी मोशन अपोजिंग फोर्स को हम डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। और डैम्पिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के,
है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में भी होता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप साइकिल चलाते हैं हवा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से लगता है ना। तो हम कहते हैं नेचर ऑफ डैम्पिंग फोर्स जो है, पहला, हाँ हम पॉइंट बना करके लिख देते हैं, इसको लिखते हैं कि डैम्पिंग फोर्स जो है, डैम्पिंग फोर्स जो है इज ऑलवेज क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल कहने से काम नहीं चलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यह पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ डैम्पिंग फोर्स, डायरेक्शन ऑफ damping force is opposite to the direction of velocity। velocity के डायरेक्शन के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स, हम इसी को लिखते हैं, दैट मीन्स इसका मतलब है ना, इफ ए पार्टिकल moves in, या लिखिए oscillates in, oscillates harmonically लिखते हैं, oscillates harmonically in material medium, in material medium, then two forces acts on the particle। तब पार्टिकल पर दो तरह का फोर्स लगता है ऑन द पार्टिकल। कौन कौन फोर्स लगता है, तो पहला फोर्स को आप कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, यह जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना, यह क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, तो लिख देंगे रीस्टोरिंग फोर्स, है ना, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। आप लिखते हैं कि एगो फोर्स F1 लगेगा, F1 बराबर -kx, और दूसरा फोर्स जो होगा यह डैम्पिंग फोर्स होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि डैम्पिंग फोर्स क्या है, तो मटेरियलिस्टिक मीडियम के द्वारा ऑफर किया जाने वाला फोर्स है ना, मटेरियलिस्टिक मीडियम के द्वारा ऑफर किया जाने वाला फोर्स है। यह फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है ना। एग्जांपल के तौर पर हमने बताया कि साइकिल तेज गति से आप चलाते हैं तो आपको हवा भी उतनी ही तेज गति से लगती है। तो जो दूसरा फोर्स है वो हमारा कैसा है, डैम्पिंग फोर्स, है ना। एंड डैम्पिंग फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द velocity of particle, velocity of particle, यह वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स कि जो F2 है ये होता है -b dx/dt। मतलब कि अगर कोई पार्टिकल मटेरियलिस्टिक मीडियम में हार्मोनिकली ऑसिलेट करना शुरू करता है या हार्मोनिकली ऑसिलेट करना चाहता है, तो उस पर दो तरह का फोर्स लगता है। हार्मोनिकली ऑसिलेट करने के लिए पहले तो रीस्टोरिंग फोर्स, हार्मोनिकली ऑसिलेट करने के लिए पहले तो रीस्टोरिंग फोर्स, उसके बाद मटेरियल के द्वारा रेजिस्टेंस वाला फोर्स जिसको आप कह रहे हैं डैम्पिंग फोर्स, है ना। तो रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो F1 बराबर लिख दिया -kx। दूसरा डैम्पिंग फोर्स, तो डैम्पिंग फोर्स कौन ऑफर करता है, तो मटेरियलिस्टिक मीडियम करता है, और यह वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसे लिख दिया F1 बराबर -kx और F2 बराबर -b dx/dt। अब इन्हीं दो फोर्स के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल जो है ऑसिलेट करना शुरू करता है। तो हम लिखते हैं नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो पार्टिकल पर नेट फोर्स F बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे F1 प्लस F2, है ना।
अब देखिए F1 कितना है, F1 इज योर माइनस के एक्स, और F2 कितना है, माइनस बी डी एक्स बाई डी टी। तो लिख देते हैं माइनस बी डी एक्स बाई डी टी। इन्हीं दो फोर्स के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा, पार्टिकल हमारा ऑसिलेट कर रहा। तो अब हम लगाएंगे टोटल फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो चलिए मिटाते हैं इसको। लिखने के लिए आपको बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको लिखना भी चाहते हैं तो लिखने के लिए आप क्या करेंगे कि वीडियो पॉज कर देंगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए, उसी दरमियान आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। लिखते हैं नेट फोर्स F बराबर क्या आया, यह आया F1 प्लस F2 बराबर माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स बाई डी टी बराबर लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। थोड़ा सा लाइट की वजह से दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, है ना। इसको हम नीचे ही कर देते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स बाई डी टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, पुट कर दीजिए। तो ये हो गया माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स बाई डी टी बराबर एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। सबको एक साइड कर देते हैं। दिस इम्प्लाई ये हो गया m डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस b डी एक्स बाई डी टी प्लस k इंटू एक्स बराबर 0। दोनों साइड हम m से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों साइड m से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये होगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम इंटू एक्स बराबर 0, ठीक है। b कांस्टेंट है, डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट है ना, और m मास ऑफ द पार्टिकल है। यहाँ k जो है, k क्या है, तो k फोर्स कांस्टेंट है, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, और m मास है। b क्या था, b डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट था, और k क्या था, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट था। अब मास ऑफ द पार्टिकल भी कांस्टेंट है। तो अब इन दोनों कांस्टेंट के जगह पर हम एक सिंगल कांस्टेंट यूज कर लेते हैं। हम पुट कर लेते हैं b बाई एम बराबर 2r एंड k बाई एम इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। देन एबव इक्वेशन बिकम्स d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2r dx बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x बराबर 0, ठीक है। यह एक्सप्रेशन जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। हम लिख देते हैं दिस differential equation is called differential equation for damped harmonic motion, ठीक है। यह डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम प्रयास करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, ठीक है। हम प्रयास करते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। इस साइड करते हैं, लिखते हैं लेट अस सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन को हम शॉर्टकट में DHM लिख देते हैं, है ना। तो हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर अल्फा टी इज ए सॉल्यूशन ऑफ
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से कहेंगे सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम क्या किए हैं, तो पिछले वाले केस में भी जब सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग कर रहे थे, उस वाले केस में भी हम क्या किए थे कि इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मान लिए थे और फिर उस सॉल्यूशन को हम लोग इक्वेशन में सेटिस्फाई कराए थे। तो ये जो इक्वेशन है इसका भी हमने एक सॉल्यूशन मान लिया, x इक्वल टू सी इंटू ए टू द पावर अल्फा टी। अब इस इक्वेशन को भी हम क्या करते हैं, सेटिस्फाई कराते हैं। तो इस इक्वेशन को यदि हम सेटिस्फाई कराएंगे तो x इक्वल टू दिस, अब निकालेंगे dx बाई dt क्या होगा, then dx by dt becomes c alpha e to the power alpha t। अगेन अगर हम निकालेंगे d2x by dt स्क्वायर, d2x by dt स्क्वायर, तो ये हो जाएगा c अल्फा स्क्वायर e to the power alpha t। पुट कर देते हैं वैल्यू x dx by dt और d2x by dt स्क्वायर इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुट द value of x dx by dt and d2x by dt square in equation 1। तो इक्वेशन 1 में यदि आप पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में यदि आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप पहले पुट करिए d2x by dt स्क्वायर को। तो d2x by dt स्क्वायर क्या है, ये है c अल्फा स्क्वायर e टू द पावर अल्फा t प्लस 2r dx by dt है, तो लिखते हैं 2r dx by dt becomes c अल्फा e to the power अल्फा t प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x है, तो हम इसको लिखते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर x के जगह पर c इंटू ई टू द पावर अल्फा t बराबर 0, है ना। अब देखिए यहाँ से c इंटू ई टू द पावर अल्फा t अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 0। यह वाला टर्म को हम उधर भेज देते हैं, यह वाला जो टर्म है इसको हम क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं। तो जब आप उधर भेज दीजिएगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 0। अल्फा में सेकेंड ऑर्डर, अल्फा में क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, सेकेंड ऑर्डर का नहीं, अल्फा में क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो हम यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। इसी फार्मूले का हम यूज कर लेते हैं, क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को इससे हम कंपेयर कराएंगे और ए बी सी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद अल्फा का वैल्यू जो आता माइनस 2r प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो ये 4r स्क्वायर माइनस 4ac 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2, ए का वैल्यू तो 1 है ना। अब इस पूरे से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा बराबर ये आएगा माइनस r प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, डिवीजन में कुछ नहीं रहेगा, यही आ जाएगा क्योंकि 2 तो कट जाएगा कॉमन आकर के। तो अल्फा का 2 वैल्यू आएगा, एगो तो अल्फा 1 माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, दूसरा अल्फा 2 माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर है, ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया अल्फा का 2 वैल्यू। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने माना था यह सॉल्यूशन है ना, तो अब सॉल्यूशन एक रहा नहीं, अल्फा का 2 वैल्यू आ गया, दैट मीन्स कि सॉल्यूशन 2 होगा, एक c1 ई टू द पावर अल्फा 1 इंटू टी और दूसरा c2 ई टू द पावर अल्फा 2 इंटू टी। तो पिछले दिन आपको बताए थे कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन होगा x1 और x2 है ना, तो उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और सॉल्यूशन होगा k1x1 प्लस k2x2। तो अब यहां पर भी हम लिखेंगे कि द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 है ना, लिखते हैं
लिखते हैं द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 is given by x equal to c1 e to the power alpha 1 into t plus c2 e to the power alpha 2 into t। अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से लिखा हुआ है, तो ये हो गया x इक्वल टू c1 e टू द पावर माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी प्लस c2 e टू द पावर माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी। तो यही हमारा x का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो ये आया क्या, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद का इक्वेशन। डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद का इक्वेशन। अब देखो मामला यहीं से स्टार्ट है। हम लोग जो है आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को थोड़ा सा समझेंगे कि क्या है। देखिए अगर तीन केस हो सकता है, पहला कि आर स्क्वायर जो है वह या आर का वैल्यू जो है वह ओमेगा से बड़ा हो, तो जब आर का वैल्यू ओमेगा से बड़ा होगा इस केस में रूट का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, तो हम लोग अंडर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा एक केस हो सकता है कि जब आर और ओमेगा बराबर हो जाए, और तीसरा एक केस हो सकता है जब आर और ओमेगा बराबर हो जाएगा तो रूट का क्वांटिटी खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। और तीसरा एक केस हो सकता है कि जब ओमेगा बड़ा हो जाए और आर छोटा हो जाए, तो जब ओमेगा बड़ा होगा और आर छोटा होगा तो अंडर रूट का क्वांटिटी निगेटिव होगा, ठीक है। तो अभी तीनों पोर्शन को, तीनों केस को हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है।